जी साहब। जी सर, दिख रही है। चलिए, तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। दीक्षा जी, आप शुरुआत कीजिए। जी, दीपा जैन भगवान, आप मेरी भावना की 4 पंक्तियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दीपा जैन भगवान। जय जगन सभी को। श्री महावीर भगवान की जय। जय। सुखी रहे सभी जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैरी पापी अभिमानी छोड़ी जगनी, नए मंगल गावे। हरि हरि चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्ट करे हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सुख पावे। बोली महावीर भगवान की जय। जय। इसी मेरी भावना की 4 पंक्तियों के को अपने मन में आत्मसात करते हुए मैं अनुरोध करूंगा प्रशिक्षक महोदय जी से कि आप प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जरूर, धन्यवाद नीरज जी। सभी को नमस्ते। सभी अपने अपने आसन का नाम, जिस पवित्र आसन पे बैठ के हम ये शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं, वो जल्दी से चैट बॉक्स में नाम लिख ले। करीब करीब 26 लोग अभी जुड़े हुए हैं। सभी को अपने पवित्र आसन का नाम लिखना है। सभी को नमस्ते, जय जिनेन्द्र। स्टडी रूम, एकांत आसन, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, प्रिया जी। आराध्य आसन, लर्निंग रूम, सिद्धासन, प्रसन्न आसन, बहुत अच्छा। तरुण सागर, सुखासन, कुलभासन, संयम आसन, विद्यासन, सकारात्मक आसन, बहुत अच्छा। प्रशिक्षण केंद्र, भारती जी, बहुत अच्छा। सुनीता जी, शिक्षासन। अर्चना जी, शांति आसन, बढ़िया। चलिए, सभी का हो गया। सभी का स्वागत है आज के सायं के सत्र में। जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव परीख, कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी से आज नए सत्र में एक नए विषय के ऊपर बात करूंगा। पर मैं अभी देख पा रहा हूं कि जैसे चुमकी जी ने लिखा है विद्या आसन, आप सब ने आसन 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 करके अपने पवित्र आसन के नाम के साथ पीछे आसन लिखा है। तो इससे मुझे कुछ याद आ रहा है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको पता तो है ही, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं, आप मेरी एक स्क्रीन देख पा रहे हैं। हम और आप और हम मिलकर मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 7 बजे। 6 दिन बाकी है। हम सभी को 21 जून को सुबह 7 बजे योग के सत्र में जुड़ना है। जूम के ऊपर ये योग का सत्र हो रहा है और आपको वो वीडियो भी भेजा जाएगा कि कैसे हम जूम के थ्रू योगा के सत्र में जुड़ सकते हैं। तो आप सभी को 21 जून को सुबह 7 बजे अपने पूरे परिवार के साथ छत के ऊपर या घर में किसी हॉल में या बाहर बागीचे में या फिर किसी आंगन में, जहां पे भी अनुकूलता हो वहां से आपको जुड़ना है। अगर व्यक्ति ज्यादा हो रहे हैं तो कोविड के नियमों का पालन पूरा करना है। मतलब 2 व्यक्ति भी हो रहे हैं, 3 व्यक्ति भी हो रहे हैं, तो कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम सुबह 21 जून को योग के सत्र में जुड़ेंगे। तो
आप ऐसे सब लोग कर ही रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कोई घूमने जाता है, कोई प्राणायाम करता है। तो हम ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए है कि उस दिन हम सब मिलकर साथ में योग और व्यायाम करेंगे, योगासन करेंगे और प्राणायाम करेंगे। और 21 जून इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में इसकी नींव रखी है। करीब करीब हर साल 193 देश एक साथ सुबह अपने अपने समय पे योग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा भी जैन शिक्षा समृद्धि का भी एक योगदान इस महत्वपूर्ण अभियान में होगा, क्योंकि सबसे पहली जो नींव है हमारी प्रगति की वो है हमारा स्वास्थ्य। तो कैसा ये आइडिया, और कितने लोग जुड़ेंगे जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताएं। यस यस रुचि जी, सबको बताना है। मैं जिन लोगों ने मैं किया है उन लोगों को हम करना है। रुचि जी आपको हम मतलब हम में मैं और मेरा परिवार, ठीक है। तनुज जी हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। श्रद्धा जी हम, बढ़िया, हम होना चाहिए, मैं नहीं, मेरा परिवार, मेरे साथ मेरा परिवार, हम सब। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने तुरंत प्रतिभाव दिया। ये एक अच्छा विचार जैन शिक्षा समृद्धि में रखा गया है प्रस्ताव, और हम सब लोग उसमें जुड़ने वाले हैं। ये बहुत आनंद की बात है। तो हम 21 जून को सुबह वापिस साथ में मिलेंगे योग और प्राणायाम के लिए। चलिए, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब साथ में करेंगे तो और मजा आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और आप सबको पता है कि अगला आउटपुट सेशन मतलब कि आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे, अगले वीक आपको उस विषय के ऊपर अपने जीवन के अनुभव से प्रस्तुतिकरण करना है। वैसा हम हर सत्र में करते हैं कि एक सत्र में हम सीखते हैं, दूसरे सत्र में हम सीखा हुआ बात करते हैं। बट अगले वीक सिर्फ आप अकेले नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगले वीक आपका पूरा परिवार आपके साथ आप प्रस्तुतिकरण सत्र में जुड़ेगा। तो आज से ही पूरे परिवार को आपको कह देना है कि अगले वीक मंगलवार शाम को 7:30 से 9 बजे आपको जैन शिक्षा समृद्धि के सीखो सिखाओ की जो श्रृंखला है उसमें उपस्थित रहना है। समय पहले से नोट कर लें। कैसा आइडिया है ये? देखो आप सब लोग हमसे करीब 3-3, 4-4 महीने से मिल रहे हैं। आज तक आप में से किसी एक ने नहीं पूछा कि क्या आप मेरे परिवार से मिलोगे। एक व्यक्ति ने नहीं पूछा, सिर्फ आप मिलने आ जाते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि हम आपके परिवार से भी मिलें। तो कैसा है, कैसा आइडिया है? मिलवाएंगे आप सब हमें आपके परिवार से? चैट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कौन मना करता है। बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। तनुज जी, भारती जी, शिखा जी, रूबी जी, प्रियंका जी, विभा जी, प्रिया जी, आरती जी, अभिषेक जी, श्रद्धा जी, चुमकी जी, विशाखा जी। हम ग्रुप में भी इसका मैसेज जरूर डालेंगे, पर आप सभी को अभी से कह देना है। आज सत्र जैसे ही पूरा होता है परिवार के व्यक्तियों को कहना है कि अगले मंगलवार को आप सभी को हमारे साथ बैठना है, ठीक है? हमें बहुत खुशी होगी, हम आपके परिवारजनों से मिलेंगे। चलिए बढ़िया। तो ये दो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट थे जो मुझे आज करने थे। एक था 21 जून का योग दिवस, और दूसरा था परिवार के साथ मुलाकात, है ना? और उसमें आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, परिवार के लोग भी कुछ एक बातें आपसे आपके बारे में बताएंगे, वो हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है? चलिए तो हम आज के सत्र में आगे बढ़ते हैं, और मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर करता हूं।
तो आज के सत्र का नाम है अनुव्रत ही सही व्रत। तो आज के सत्र में हम सब इस विषय के ऊपर बात करेंगे कि अनुव्रत क्या है। और मुझे पता है कि आपको मुझसे ज्यादा जानकारी है, पर आज हम उसके ऊपर थोड़ी छानबीन करेंगे, थोड़ा हम सीखेंगे, थोड़ा आपसे बात करवाएंगे और पता करेंगे कि इसको हम अपने जीवन में कैसे अमल में लाए। चलिए, तो क्या समझ में आया ये चित्र से, बता सकते हैं आप? ये पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए। क्या संदेश मिल रहा है? चैट बॉक्स में किसी ने लिखा, उसने नियम से पेड़ को पानी डाला तो वो बड़ा हो गया। बहुत अच्छा संकित जी, हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए रोज, नियम का पालन करना। बहुत अच्छा। वृक्ष लगाना, एकता से मिलकर काम करना, वाह। एक इंद्रिय जीव की रक्षा की जा रही है। बहुत अच्छा रिंसी जी। समूह की भावना होनी चाहिए, बढ़िया रेशु जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और उसमें नियम से पानी डालना चाहिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। यूनिटी में रहकर पेड़ की केयर करना, रिया जी हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। रिया जी आपसे अनुरोध है, आप हिंदी में लिखिए। थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है दुर्गा जी, वाह। दोनों लोग पौधे की देखभाल कर रहे हैं, है ना? दो लोग और पूरी प्रकृति। अभिषेक जी, साथ में दो पेड़ भी खड़े हैं, पीछे नदी जा रही है, आकाश में बादल है, सब लोग मिल के पौधे की रक्षा कर रहे हैं, उसे बड़ा कर रहे हैं। सिर्फ दो लोग नहीं है, पूरी प्रकृति। बहुत अच्छा। सबको मिलकर पेड़ की देखरेख करनी चाहिए। ये आ गई नेताजी वाली बात, चाहिए। नेताजी हमेशा चाहिए करते हैं, करते नहीं है। ठीक है, पौधे की रक्षा, जीव दया, बहुत अच्छा रुचि, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने सही बताया है और आपके नजरिए का भी मैं सम्मान करता हूं। तो अपने अपने आसन का नाम आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए, दोनों वीडियो जिन्होंने देखे हैं, किन किन लोगों ने वीडियो देखे हैं, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूं। जस्ट रेज योर हैंड। और दोनों वीडियो देखे हैं, जरा बताएंगे किन किन लोगों ने देखे हैं दोनों वीडियो। दीपा जी ने देखे हैं, अभिषेक जी ने, अर्चना जी ने, श्रद्धा जी और रिया जी ने भी देखे हैं। ओके, चलिए, सौम्या जी ने भी देखे हैं और तनुज जी ने भी देखे हैं, शिखा जी, प्रियंका जी, सब ने देखे। गोल्डी जी आपने नहीं देखा है? विशाखा जी ने भी देखे। चलिए विशाखा जी बताइए, क्या देखा आपने? पहला वीडियो के बारे में बताइए विशाखा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विशाखा जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए।
पहले वीडियो में हमने देखा कि जो 4 लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर एक पेड़ लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, मतलब कोई पानी डालता है और कोई उसमें खाद वगैरह डालता है, एक कोई लाता है और लगाते हैं। फिर वो लोग जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसी की छांव में बैठ कर आराम करते हैं और उसके फल भी खाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि कोई आता है और उसे काटने के लिए आता है, तो वो सब लोग मिलकर उसको मना भी करते हैं और रोकते हैं। तो वो बहुत शक्तिशाली होता है, तो वो उन सबको मारता है, पर फिर भी वो समझ जाता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। फिर वो भी मिलके साथ मिलके सब लोग फल खाने लगते हैं और वो पेड़ नहीं काटता है, ओके, आपकी आवाज थोड़ी कट रही मान थी। जाता है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। थैंक यू विशाखा जी, अच्छी बात बताई आपने कि भाई वो ताकतवर होता है बट पेड़ पे ऊपर से फल गिरता है तो वो समझ जाता है खुद। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम बात करेंगे प्रियंका जी आपसे। बताइए दूसरे वीडियो में क्या था? अनम्यूट कीजिए। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए। नमस्ते सर। सर सेकंड वीडियो के बारे में बोलना है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, दूसरे वीडियो के बारे में बताना है। जय हिंद सर। जय जी ने। सर सेकंड वीडियो था उसमें यही बताया गया है कि मतलब एक से अनेक बने हैं, मतलब जितने भी एग्जाम्पल दिए गए थे कि सूरज एक, चंद्रमा एक, तारे अनेक, तो मतलब हम एक हैं तो ये जब एक एक होंगे तो बहुत अनेक दिखने लगते हैं। एकता से अनेकता मतलब एक एक लोग एक एक मिलेंगे तो अनेक हो जाएंगे। जैसे तितलियों का उदाहरण था उसमें चूहों का उदाहरण था, बहुत जितनी भी चीजों का उदाहरण था उसमें एक से अनेक बनी थी। बहुत अच्छा। तो एक से अनेक जी है ना, चिड़िया एक, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। बहुत बढ़िया। जी चलिए एक और फीडबैक ले लेते हैं। तो ये दोनों वीडियो जो थे वो क्या संदेश दे रहे हैं वो हम पूछेंगे रिंसी जी से। रिंसी जी बताइए कि ये दोनों वीडियो में मैसेज क्या था? बहुत अच्छा प्रियंका जी। रिंसी जी बोलिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है रिंसी जी। बोलिए, आप म्यूट हो गए। हमने हमने रिंसू जी को बोला है और हमें रेसू जी दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों सर एक साथ बैठे हैं। हमें पता है। सही है। चलिए कुछ उसमें गड़बड़ है। हम दीपा जी के पास चलते हैं। दीपा जी बताइए आपने दोनों वीडियो में क्या संदेश है, जल्दी से। नमस्ते सर। नमस्ते सर हमने जो दोनों वीडियो देखी थी उसमें यही बताया था कि अनेकता में एकता है। अगर जो काम हम अकेले करते हैं अगर वो नहीं होता है, अगर हम बहुत सारे लोग होंगे तो वो कर सकते हैं। जैसे उसमें एक चूहे का उदाहरण दिया गया था, नहीं सॉरी चिड़िया का, कि एक चिड़िया थी वो शिकारी जाल में फंसा लेता है, जब वो सारी चिड़िया हो जाती हैं, लेकिन जब
उस चिड़िया को फंसा देखता है तो बहुत सारी चिड़िया उस जाल को उड़ा ले जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अनेकता थी, उनमें अनेकता में भी एकता थी कि अगर वो अकेली होती तो शायद वो शिकारी उसे मार देता, लेकिन जब वो बहुत सारी चिड़िया आई तो उसे उसकी जान बचा के ले गई। और दूसरा था जो सर पेड़ का उदाहरण। हाँ, कि मतलब मैं मेरा पूछना ये है, दोनों वीडियो आपने देखे, आप सही हाँ तरीके सर। से बताइए, मैसेज क्या मिल रहा है? मैसेज एक लाइन में मैसेज देना है तो क्या सर देंगे आप? इसमें यही है कि हमें सब, चाहे वो जाति हो चाहे धर्म हो, कोई भी हो, लेकिन चाहे भाषाएं अलग हो, लेकिन हमें सब पूरे भारत के लोगों को एकता में रहना चाहिए। बहुत अच्छा, बढ़िया। तो आप सभी को, प्रियंका जी के लिए, विशाखा जी के लिए और दीपा जी के लिए तालियां। बहुत अच्छा, आपने अच्छे से बताया। रश्मि जी बढ़िया, आपकी बच्ची को भी बहुत अच्छा लगा होगा। हम जब छोटे थे और तब दूरदर्शन करके एक चैनल चलता था जो गवर्नमेंट से था, तो उस समय ये कार्टून आते थे और हम देखते थे और हम बहुत खुश होते थे। हम बहुत छोटे बच्चे थे और हमको ये कार्टून बहुत अच्छा लगता था। ये हम अंताक्षरी में इसका गीत भी गाते थे, सूरज एक चंदा एक तारे अनेक। तो वो समय की बात है, बट आपकी बच्ची को भी जरूर अच्छा लगा होगा और आने वाले के समय में भी बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा। रेशु जी का मोबाइल अनम्यूट नहीं हो रहा है, वो नीरज जी थोड़ा देखना है। जी मैसेज कर दिया उन्हें। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज के विषय के ऊपर हम बात करते हैं। सूचनाएं, आप हम सबको अंत तक रहना है। आज बहुत सारे लोग टाइम पे जुड़ गए थे, बहुत सारी तालियां। ठीक है, सब लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि जो अटेंड नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रशिक्षण बीच में नहीं छोड़ना है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी। और हिंदी में हम टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों ने पिछली बार पूर्णा करके जो मूवी देखी है, और मैंने ऐसा देखा कि कई लोग पूर्णा से ही जुड़ गए थे और बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आप लोगों ने दिए हैं। मैं सब पढ़ता भी हूँ, आज उसको थोड़ा नोटिफाई किया है। और आपका जो नजरिया है ना, जो पिक्चर में नहीं है बट आपने जो पिक्चर से समझा है, देखो हमें एक बात ये याद रखनी है कि अब से जब हम मूवी देखें तो पूरा मूवी जो चल रहा है उसको आप बयान ना करें, क्योंकि मूवी सब लोग देख रहे हैं। वो सीन, वो 15 मिनट का जो सीन देखा, उसमें से क्या नजरिया पैदा हो रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं, आपका नजरिया क्या बन रहा है, वो आपको हमारे चैट बॉक्स में लिखना, ग्रुप में लिखना है। तो ये चीज हम सब लोग ध्यान रखेंगे। और जो खास जो सबका बहुत बढ़िया था, मतलब मैं जितना पढ़ रहा था उतना मुझे भी बहुत आनंद हो रहा था और आपकी समझ के लिए बहुत सम्मान और मान की भावना मन में आ रही थी। तो जो लिखा है सब तो मैं पेज के एक स्लाइड के ऊपर नहीं समा पाया हूँ, बट जो खास लेने वाली बात थी वो मैंने उसमें नोट की है कि एक अच्छा और सच्चा दोस्त सबके पास होना चाहिए। मतलब ये इतना सत्य है ना, और ये मैंने जीवन में बहुत महसूस किया है। आप में से भी कई लोग इसको महसूस करते होंगे। तो ये जो भाव निकल के आता है ना, वो बहुत अच्छी बात है। और ये लर्निंग की हमारी जो यात्रा है ना, अच्छे से चल रही है। फिर एक सफल नेता वही है जो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चले। पूर्णा अपने सभी साथियों के लिए डर बंद कर उन्हें पहाड़ चढ़ने में मदद करती थी, मतलब उनको हिम्मत दे रही थी। बहुत अच्छा। मैं जिन्होंने लिखा है उनका नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट वो समझ रहे होंगे कि ये किन्होंने लिखा है। तो मैं, सब लोग जिस नजरिए से मूवी को देख रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया बात है। अपने भाई या बहन को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए, ये एक है ना प्रतिबद्धता की भावना है जो ऐसे ही आ जाती है। ये देखते हुए हमें अपनी सूझबूझ से बच्चों को समझना चाहिए, है ना। तो ये कितनी छोटी बट कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सूझबूझ जितनी बढ़िया रहेगी, बच्चों को उतना अच्छे से हम समझ पाएंगे। बहुत अच्छा। एक सच्चा मित्र वही है जो अपने साथी को कुछ सिखाए। तो हम अपने आप को जरा चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे जितने भी साथी मित्र है वो हमसे कुछ सीख पाते हैं। क्या हम जैन शिक्षा समृद्धि हमारे इस सत्र की जब हम उन लोगों से बात करते हैं तो उनको कैसा लगता है, क्या हमने जो सीखा है वो उनको भी समझ में आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात जो है, जो आज आपने ये वाक्य लिखा है, उस पे से मैं कहता हूँ कि आप और ज्यादा तभी सीख पाएंगे जब सीखा हुआ दूसरे को सिखाएंगे। तो जैसे ही सत्र पूरा होता है ना, और हमेशा 2 नए मित्रों के साथ इसके ऊपर बात कर लीजिए, तो देखना आपने जो सीखा है ना वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है। और ये मित्र के लिए तो एकदम सही बात आपने कही है।
सभी को अपना जीवन जीने का पूरा हक है। कितनी बढ़िया बात है, मतलब कितना सत्य है इस बात में, है ना। और वो जो बच्ची मूवी में परेशान हो रही है ना, उसकी बहन की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो है ना, जैसे वो महसूस करती थी वैसे ही वो देखते हुए हम भी महसूस करते थे कि अरे एक जिंदगी देखो एकदम रुक गई और एक जिंदगी एकदम आगे बढ़ने लगी, उसको मौका मिला, है ना। वो दीदी सपोर्ट करती है, बहुत बढ़िया। बच्चों को प्रेरित करते रहना चाहिए, क्या पता एक शिक्षक की कही हुई बात किसी बच्चे की जिंदगी बदल दे। और आप यकीन मानिए, आप जब बच्चे को प्यार से, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे को जब प्यार से बात करते हैं, उसको सराहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको एक नई सीख देते हैं ना, वो पूरी जिंदगी याद रखता है। और अगर उससे उसमें बदलाव आ गया ना, तो मान लो कि आप उसके लिए भगवान हो गए। और आप लोगों को भी ये अनुभव हुआ ही होगा कि जिन शिक्षकों ने जब आप छोटे थे आपको प्यार से समझाया, है ना, आपको मजबूत किया, आपको अच्छे से प्रोत्साहित किया, आपको वो आज भी याद है, आपके दिल में उनके लिए बहुत जगह है। तो हमें भी वैसा ही शिक्षक बनना है। बहुत अच्छी बात बताई है ये। कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ये ना रिंसी जी ने कहा था, और रिंसी जी मैं आपको इसके लिए ना तालियां देता हूँ, बहुत बढ़िया। मतलब आप जब लिखती है ना तो आप कुछ अलग हटके लिखती है, तो बहुत अच्छा लगता है। एक गोल्डी जी भी ऐसा ही करती है। हमें हमें हम सबको एक दूसरे के नजरिए को पढ़ना बहुत जरूरी है, हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत अच्छा। फिर कितनी बड़ी बात है ना, कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा अलग करना पड़ेगा। अगर मुझे मौका मिले ना तो पूरा एक दिन सुबह 9 से लेके 6 बजे तक सिर्फ मैं फीडबैक पे ही बात कर सकता हूँ। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, उसमें से नई नई सीख मिलती है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें हमेशा बच्चों को प्रेरणादायक कहानियां सुनानी चाहिए, ये बहुत बढ़िया बात है। बच्चे कहानियों से बहुत सीखते हैं, तो हम सबको एक अच्छा कहानीकार भी बनना है, ये आने वाले समय में हम तय करेंगे और सीखेंगे भी। यह मैटर नहीं करता कि कौन छोटी जगह से या कौन बड़ी जगह से, हमें खुद पर भरोसा हो तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। आप सब सुन रहे हैं ना? हाँ, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ आप लोगों की, तो आप थोड़ा और भी उसको देख पाएंगे। ठीक है। हम और हमारे सपने पूरे होने के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं। बस हमें सपने देखने की जरूरत है, अपने आप माहौल बनेगा, लोग आएंगे और हमें मदद भी करेंगे। सपने देखने पड़ेंगे, उसके लिए करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। रेसू जी ने कितनी बढ़िया बात बताई कि समूह की भावना होनी चाहिए, जैसी पूर्णा के अंदर है, वह सभी साथियों को साथ लेके समूह में कार्य करती है। ये सबसे बढ़िया बात है। मतलब जिसको आगे जाके समाज के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, उनकी अच्छाई के लिए कुछ करना है, तो ये कार्य जरूर सीखना पड़ेगा, समूह में काम करना। ठीक है। शिक्षकों को वर्ग में अनुपस्थित विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए एवं अनुपस्थिति का कारण भी पता लगाना चाहिए। ये जो संवेदनशीलता है ना, ये बहुत बढ़िया से काम करती है। तुरंत वो जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं ना, वो तुरंत जुड़ जाते हैं और स्कूल आना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा एक शिक्षक, ऐसा एक हृदय हमारा बन पाए कि जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं उनको हम लेके आए, आप देखिए कि कितना अच्छा परिवर्तन होता है, और आप खुद इतने खुश रहते हैं क्योंकि बच्चों में वो परिवर्तन आप देख पाएंगे। बच्चों का हर काम में हौसला बढ़ाते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना। हमें हमेशा बच्चों को प्रेरणादायक कहानी सुनानी चाहिए, ये भी हमने देख लिया। तो ये सब आपके फीडबैक थे, और भी बहुत सारे थे, एक स्लाइड में इतने ही आए तो मैंने इतने ही लिए हैं। हम जब भी मौका मिलेगा तो उसको शेयर करेंगे। आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कि आपने इतना बढ़िया शेयरिंग किया है ना कि दिल बाग बाग हो गया मेरा। ये प्रियंका जी ताली ही नहीं बजाएगी। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आज के सत्र में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है ना अपने फीडबैक पढ़ के, सुन के, है ना, कितना अच्छा लगता है ना, एकदम मोटिवेशन जैसा फील होता है, राइट। तो सबको मोटिवेट होना है। मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोग 2-3 दिन के बाद लिखना शुरू करते हैं। आपको रोज का कार्य रोज करना है, 2-3 दिन मत लीजिए, रोज करिए, रोज देखिए, रोज शेयर करिए। चलिए अगली स्लाइड। ओके, तो
क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स का उपयोग आज हम ज्यादा करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स खुला है, एक चित्र दिख रहा है आप लोगों को, सभी को दिख रहा है ना? मैं चैट बॉक्स की तरफ मेरा ध्यान है कि आप क्या लिखने वाले हैं। चित्र को देख के क्या समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखने में इतनी देर तो पहले नहीं होती थी, क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत सोचना पड़ रहा है आज। चित्र सभी को दिख रहा है? अरे आप बहुत ज्यादा सोच लेते हैं प्रियंका जी, इतना जबरदस्त, इतना बड़ा बड़ा क्यों सोचते हैं? एक माँ बतख अपने बच्चों के साथ है, कितनी सिंपल सी बात है। बतख अपने बच्चों को चलना सिखा रही है, तालाब में बतख बैठी है, खुशहाल फैमिली है, अपने साथ सबको आगे ले जाना, एक से अनेक। एक बतख अपने बच्चों को अपनी भाषा में कुछ बता रही है, वाह, एक से अनेक, कितना अच्छा है आपका नजरिया, कितना बढ़िया है। एक बतख अनेक बतख बतख रेसू जी बढ़िया। हाँ, तो देखो आपको बतख दिख रही है ना, किसी ने ऐसा नहीं दिखा कि पानी है, पीछे बादल है, दो पहाड़ है, ऐसा किसी ने नहीं लिखा, वो सबको बतख ही दिखा। ऐसा क्यों? बाकी का भी तो सीन है ना, वो क्यों नहीं दिख रहा है आपको? चलिए बढ़िया, बट अच्छा है आप लोगों ने लिखा है ना। अब हम हमें समझना ये है कि हमें हमें अपने आप से प्रश्न ये करना है, अनुव्रत यानी कम समय के लिए लिया गया नियम। बहुत बढ़िया, एक से अनेक, है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो अनुव्रत क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अनुव्रत का अर्थ है लघु व्रत, जैसे आपने बताया मैसेज में, है ना। छोटा सा व्रत, छोटे नियम, छोटी अवधि के लिए या छोटे समय के लिए हम ये व्रत लेते हैं। चलिए, अनु का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है संस्कार, है ना। तो ये एक इतनी बढ़िया बात है कि एक छोटा संस्कार, एक छोटा संस्कार मतलब एक छोटी क्रिया जो संस्कार से की जाती है, तो उसका कितना बड़ा इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। अनुव्रत की शाब्दिक परिभाषा इतनी ही है, पर इसकी भावना जो है वो व्यापक है ना। एक छोटी क्रिया जो संस्कार से की जाती है तो वो बहुत बड़ी होती है ना। उसकी भावना जो होती है वो बहुत व्यापक होती है। उसके अनुसार अभी हम थोड़ा समझने जाए एक उदाहरण से, तो छोटे से छोटे प्राणी से भी अनावश्यक हिंसा नहीं की जानी चाहिए। मतलब सूक्ष्म रूप से भी हमसे ऐसा कुछ ना हो जाए कि किसी की हत्या हो जाए। इतना विचार अगर हमारे मन में रहता है तो हम किसी को नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं। ये प्रकृति को, ये कुदरत को बनाए रखने में हमारा योगदान रहता है। तो ये कितनी बढ़िया बात है कि हम मुझसे भूल से भी किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी को या पक्षी को या जीव जंतुओं को नुकसान ना हो जाए। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये अनुव्रत की एक जो बात है उसका एक छोटा सा हम पॉइंट रख रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो अनुव्रत क्या है, अब आप ये देखिए। चलिए बताइए क्या समझ में आता है इस चित्र से। बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। क्या समझ में आया ये चित्र से? मानव धर्म है, बहुत बढ़िया रुचि जी। चलिए उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फटाफट चैट बॉक्स, जल्दी से हाथ घूमने चाहिए, ऐसे ऐसे, है ना, फटाफट।
पर्यावरण की रक्षा, ओके अर्चना जी, बढ़िया। प्रकृति की रक्षा, प्रकृति के बिना किसी का जीवन संभव न होना, बढ़िया। पानी मिट्टी के बिना पौधे सूख जाते हैं, सही बात है। रुचि जी, और वृक्ष लगाना, अब होता क्या है, शांत वातावरण मनमोहन, सौम्या जैन, ठीक है सौम्या जी। दो तरह की धरती हमें दिख रही है, हरा भरा पौधा और सूखा पौधा, बहुत अच्छा ऋषु जी, है ना। तो दो तरह की धरती हमें दिख रही है, एक नीली है, पानी से भरपूर है, जिस पेड़ की देखरेख अच्छे से हो, बढ़िया। टीट फॉर टेट, पृथ्वी तभी खुश है होगी जो पर्यावरण हरे भरे रहेगा, बहुत अच्छा। हमारा पर्यावरण हमारे हाथों में देखभाल करने के लिए है, पौधों से ही हर जगह हरियाली रहती है, बढ़िया। चलिए, तो अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करता हूँ। मान लीजिए कि आप एक 50 माल की बिल्डिंग के ऊपर, छत के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। अभी मैं ये स्क्रीन जो है ना वो स्टॉप करता हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करता हूँ कि 50 माल की बिल्डिंग के ऊपर आप सभी खड़े हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये बिल्डिंग जो 50 माल की है वो इतनी मजबूत और खड़ी कैसे है कि आप छत के ऊपर 500 लोग भी हो, 1000 लोग भी हो, तो भी आपको वो संभाल लेती है। क्यों ऐसा है? चैट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए, क्यों वो खड़ी है? इतनी 50 माल की बिल्डिंग के ऊपर आप सभी लोग खड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, फिर भी वो हिलती नहीं है। बहुत बढ़िया रुचि जी, नींव मजबूत है ना, उसकी नींव मजबूत है, उसके कारण वो खड़ी। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि नींव जो मजबूत है, हाँ, क्योंकि हमारी धरती उसे संभाले है और नींव मजबूत है, बढ़िया। चलिए, सबने सही आंसर दिया है। तो ये जो नींव है ना, वो नींव के ऊपर ही वो 50 माले खड़े हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे संस्कार से उसको क्रिया करते हुए जब हम एक्शन में आते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो चरित्र है ना वो मजबूत होता है। और किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है ना वो होती है चरित्र निर्माण। जब तक कैरेक्टर मजबूत नहीं होता है ना तब तक वो राष्ट्र कभी प्रगति ही नहीं कर पाए, वो हिल जाएगा। कोई भी आके उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा, कोई भी आके उसको लूट लेगा, कोई भी आके उसको फोड़ लेगा। बट जब जिस राष्ट्र के नागरिक का चरित्र बलवान है ना वो उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो ये जो नींव है ना वो हमारा चरित्र है, वो राष्ट्र की नींव है। जैसे बिल्डिंग की नींव उसका फाउंडेशन होता है, वैसे राष्ट्र की नींव जो होती है वो उसके नागरिकों का चरित्र होता है। और नागरिकों का चरित्र बनाने में सबसे ज्यादा अगर कोई भूमिका अपनी बजाता है तो वो है शिक्षक। क्योंकि शिक्षक एक साथ कई सारे बच्चों के ऊपर अपने आचरण से, अपनी अभिव्यक्ति से बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो बच्चों के लिए शिक्षक है ना भगवान के समान होते हैं। जैसे आज फीडबैक भी हमने देखा कि वो उनमें उनको वो गुरु दिखता है जिनसे वो सीखना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा फैलती है और वो ज्यादा उनसे सीखते हैं, बातें करते हैं। तो हमारा जो कार्य है, शिक्षकों का चरित्र निर्माण जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना बच्चों का चरित्र निर्माण होगा। अब आप मान लीजिए कि पूरा देश बहुत प्रगति कर रहा है, बड़ी बड़ी 50-50, 100-100, 1000-1000, है ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बन रही है, हजारों बिल्डिंगें बन रही है और बहुत सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। बट आप सोचिए कि इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है बट उसको संभालने वाले जो व्यक्ति है वो मजबूत नहीं हो गए तो क्या वो बिल्डिंग टिकने वाली है?
क्या वो मजबूत रहेगी? कितने समय तक वो टिकी रहेगी? हमने देखा है कि बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में लोग रास्ते से जा रहे हैं और बड़े बड़े ब्रिज टूट पड़े हैं। क्यों? पढ़े लिखे लोगों को ही वो नौकरी दी है। सिविल इंजीनियर भी पढ़ा लिखा है, बट उसका चरित्र निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए उसने करप्शन किया है, लाच ली है, और मटेरियल जो उसने यूज किया है वो बहुत हल्की क्वालिटी का किया है, जिसके कारण वो गिर जाता है। तो ऐसा ही हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब चरित्र मजबूत होगा ना, तो हमारे आसपास एक ऐसा वातावरण खड़ा होगा कि हमारे साथ सकारात्मक लोग जुड़ेंगे और कुछ बेहतर समूह में मिलकर हम कर पाएंगे। तो अनुव्रत का जो बात है वो है, मूल बात जो है ना, वो है चरित्र निर्माण। संस्कारों के द्वारा, छोटे छोटे नियमों के द्वारा उसके ऊपर कार्य करते हुए, अपने में परिवर्तन लाते हुए हम अपना चरित्र निर्माण करते हैं, जिससे हम खुद तो अंदर से मजबूत होते ही है, बट हमारी सर्कल में, हमारे आभामंडल में आने वाले कई सारे लोग भी उससे प्रेरित और प्रभावित होते हैं। तो ये कार्य हमें करना है, और इसीलिए कहते हैं कि अनुव्रत ही सही व्रत। कैसी बात है ये बताइए आप, है कि नहीं? बढ़िया। अब बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उनको इस तरह का बढ़िया सा एजुकेशन मिलना शुरू हो जाए, जिससे वो खुश रह सके, अंदर से मजबूत हो सके, आत्मविश्वासु बन सके, कितना बढ़िया रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें चरित्र निर्माण करना है, अपने साथ साथ अपने बच्चों का, अपने परिवार का और अपने राष्ट्र के लिए हमें योगदान देना है। मैं ये कार्य करते हुए हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे इस एक्शन से मेरे राष्ट्र को क्या लाभ होगा, चाहे वो बहुत पॉइंट समथिंग समथिंग 0.00000 हो, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ, वो मेरे लिए एक गौरव की बात है। चलिए, तो मैं आपसे अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, अनुव्रत क्या है। चलिए, तो आप सभी ने बताया, तो ये जो धरती, एक तरफ की धरती उज्जड़ है और एक तरफ की धरती हरी भरी है, इसका कारण ये है कि उज्जड़ धरती जो है उसमें कुछ गलत हुआ है, और क्या गलत हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अनुव्रत क्या है? मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता। जीवन को अच्छे से जीना है, जीवन को हरा भरा रखना है, और अपने साथ साथ पूरी प्रकृति को लेके चलना है, तो उसकी न्यूनतम आचार संहिता जो है वो अनुव्रत है। मनुष्य जीवन का व्यवहारिक मापदंड, मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहो, मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो, इस तरह का जो व्यवहार है उसको आगे लेके जाना है, वो अनुव्रत है। मतलब मैं अपने लाभ के लिए, अपने सुख के लिए धरती को उज्जड़ नहीं बनाऊंगा। मैं पेड़ अपनी जरूरत के लिए काटूंगा, तो मैं पेड़ पौधे मेरी जरूरत से, मतलब मैंने जितने काटे उससे ज्यादा पौधे लगाऊंगा। ये भाव जब आएगा, ये होता है, तो अनुव्रत करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अनुव्रत मतलब हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है ना। अपने अंदर संवेदनशीलता प्रकट गई, अपने अंदर करुणा प्रकट गई, अपने अंदर किसी के लिए कुछ करने की भावना प्रकट गई निस्वार्थ भाव से, तो ये हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है और ये अनुव्रत है। अपने पर अपना अनुशासन, मुझे क्या कोई अनुशासन सिखाएगा, मैं खुद क्या सही है क्या गलत है उसका विवेक करते हुए अपने में वो अनुशासन डाल लूं और उसी तरह से मैं अपना जीवन व्यतीत करूं, यही अनुव्रत। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, और ये हम पालन करेंगे तो ये धरती जो एक तरफ हरी भरी है और एक तरफ उज्जड़ है, तो ये हरा भरा भाग भी दूसरी तरफ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता। चलिए, क्या समझ में आ रहा है ये चित्र से? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। एक चित्र बनाया है, आपको दिख रहा है, अनुव्रत नंबर 1, पहला व्रत।
चैट बॉक्स रेडी है? मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ, तो क्या बताया आपने? इन्हें विलुप्त होने से बचाना है भारती जी, बढ़िया। उनके लिए भी हम पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। तो हम तो जी रहे हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं, बहुत सारे प्राणी पक्षी जी रहे हैं, तो उनको भी संभालना हमारी जिम्मेदारी है। पूरा धरती जो है ना वो इकोसिस्टम है, हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही इस धरती पे रहेगा। हाँ, वो प्रकृति में जितने भी प्राणी पक्षी है उसका कुछ ना कुछ अर्थ है, उसको किसी ना किसी मोटिव से रखा गया है। वो सब इस धरती को बनाने में काम करते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए, अनजाने में भी हमें किसी की हिंसा नहीं करनी। चलिए, बढ़िया। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। चलिए, दूसरा क्या दिख रहा है इसमें? क्या समझ में आ रहा है? मदद का भाव, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, सहायता की भावना, बढ़िया। तो ये, हाँ, अभी इसको देखते हैं कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, है ना। अब ये भी एक हत्या है, ठीक है। खुद के ऊपर हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो हम इस तरह के विचार करते हैं। तो ये भी हमें समझना है कि इस तरह की कोई हिंसा हम अपने साथ भी नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, ठीक है। ये अहिंसात्मक प्रतिरोध है। और भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, ठीक है। बहुत जरूरी है। आजकल हमारे, मतलब पुराने समय में तो ये बहुत था, अभी काफी जागृति आई है, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि माताएं समाज के किसी कारणों, परंपरा के कारणों, कई बार गर्ल चाइल्ड जो होती है उसको इस धरती पे जन्म देने नहीं देती। तो इसको हमें हटाना है और ये व्रत का पालन करना है। हम खुद तो जागरूक होंगे ही, दूसरों को भी जागरूक करना है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है। तो ये मैं खुद अपनी हत्या नहीं करूंगा, अहिंसा का संकल्प लेता हूँ, अहिंसा प्रतिरोध के ऊपर बात करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, ठीक है। मेरे घर में तो नहीं होगी, दूसरे अगर कर रहे होंगे तो मैं समझाऊंगा, बट उसको नहीं करने दूंगा। तो ये पहली बात है, दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता। उसमें दो बात कही, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, मतलब अहिंसात्मक प्रतिरोध। खुद के ऊपर कोई हिंसा नहीं करूंगा, प्राणी को भी नहीं मारूंगा, वो भी मैं अहिंसा नहीं करूंगा, खुद को भी नहीं मारूंगा और भ्रूण हत्या भी नहीं करूंगा। इसको कहते हैं अहिंसात्मक प्रतिरोध, बरोबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ,
वो अहिंसात्मक प्रतिरोध हो गया। वो जो पहले 3 हमने देखे वो वही थे, है ना। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें खास देखनी है कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा। ठीक है। क्या होता है कई बार कि हम लड़ाई झगड़े बहुत होते हुए देखते हैं, हमारे गांव में देखते हैं, शहर में देखते हैं, कई जगह आप कोई छोटी छोटी बातों में हो जाता है और बड़े बड़े फिर हो जाते हैं झगड़े। तो हमें वो नहीं करना है, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। मैं किसी पे आक्रमण नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं चित्र में क्या दिखाया है, एक कबूतर है और एक है बॉम्ब, है ना, ग्रेनेड है। तो ये दोनों कभी साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक है। तो हमारी ही सोच ऐसी होनी चाहिए कि किसी एक का ही ज्यादा से ज्यादा काम हो। आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, मतलब कि जो देश दूसरे देशों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, दूसरों को हराने के लिए, मिटाने के लिए काम करते हैं, उन लोगों का हमें समर्थन नहीं करना है। ये अनुव्रत की बात है। उनको हम समर्थन नहीं देंगे, उसका समर्थन भी नहीं करेंगे। विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। पूरे विश्व में बहुत सारी चर्चा ऐसी चल रही है कि विश्व के कई सारे देश जिनके पास बहुत सारे शस्त्र है, उन शस्त्रों में वो वॉल्यूंटरीली डिस्ट्रॉय कर दे, जिससे कि ये धरती बची रहे। आज धरती पे कई सारे देशों के पास इतना सारा शस्त्र सरंजाम है कि धरती को कई बार नाश किया जा सकता है, पूरी की पूरी धरती को कई बार नाश किया जा सकता है। तो किसी एक व्यक्ति की गलत सोच, अब मान लीजिए कि बंदर के हाथ में तलवार दे दे, तो बंदर क्या करेगा? वो राजा की नाक काट देगा, राजा की गर्दन काट देगा, राजा के शरीर को, राजा को मार डालेगा। तो अगर ये इतना शस्त्र सरंजाम बनाया है और किसी व्यक्ति के हाथ में आ गया है कि जिसका अपने मन के ऊपर अंकुश नहीं है, तो वो इस धरती का क्या करेगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हिंसा के लिए जो भी कुछ कामदाम होता है उसको हम सराहेंगे नहीं, उसको प्रोत्साहित भी नहीं करेंगे। तो ये अनुव्रत 2 है। आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एक चित्र दिखाता हूं, आपको उसके बारे में सोचना है। ठीक है, बढ़िया। क्या समझ में आ रहा है इस चित्र से, बताइए चैट बॉक्स में। एकता, अनेकता में एकता। हमारा देश जो है वो विविध ज्ञाति, विविध परंपरा, विविध संप्रदायों, विविध धर्म से बना हुआ है। ठीक है। हो सकता है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अलग काम करता है, कोई झाड़ू पोछा लगाता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई देश चलाता है। ठीक है, अलग अलग तरह के काम है, बट उस सब में हमारी एकता बनी रहनी जरूरी है। हम एक है ये भावना आनी जरूरी है। सब एक मिल के जब हम काम करते हैं तो वो काम जो है वो ज्यादा, काम से ज्यादा वो उपलब्धि जो होती है मिल के काम करने की, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। बढ़िया, सबने बहुत सही लिखा है, विविधता में एकता। बढ़िया। हम भी देख सकते हैं कि हमारी स्कूल में भी कई सारे, हमारे क्लास में जो विद्यार्थी होते हैं वो कई अलग अलग घरों से आए हुए होते हैं, अलग अलग संप्रदायों से, जाति। तो वो भी जब हम एक मिल के जब उनके साथ खेलते हैं तो उनको कभी पता ही नहीं चलता है कि हम ये है, हम हमारी जाति ये है, हमारी जाति है। सब लोग मिल के वो खेलते हैं, काम करते हैं। हमारे देश की इंडियन क्रिकेट टीम देख ले तो क्रिकेट टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, वो अलग अलग ज्ञाति संप्रदाय से आते हैं, बट जब देश के लिए खेलना होता है तो एक हो जाते हैं और देश को जिताते हैं, देश का नाम अव्वल करते हैं। सेना के जो जवान होते हैं वो भी सब अलग अलग जगह से आते हैं, बट वो एक होके देश के लिए लड़ते हैं, तब उनको कुछ और याद नहीं आता है। तो मानवीय एकता में विश्वास करना है। पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया मेरा कुटुंब है और मैं भी उस कुटुंब का सदस्य हूँ। मेरा काम कुटुंब के सभ्यों की सेवा करना है, वसुदेव कुटुंबकम। और मैं जितनी सेवा करूंगा उतना मैं खुश रहूंगा और अपने आप कुदरत भी उसी न्याय से मुझे खुश रखेगी। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा।
मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा। अस्पृश्यता नहीं मानूंगा। ये एक थोड़ा रहता है कि भाई हल्का काम, उससे थोड़ा अच्छा काम, उससे थोड़ा अच्छा काम, ऐसा कुछ होता नहीं है। हर एक कार्य का मूल्य होता है, हर एक कार्य की एक गरिमा होती है। आप देखने जाओगे तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाओगे तो वहां पे कोई ऊंच नीच नहीं होता है। कार टैक्सी चलाने वाला आदमी भी मर्सिडीज रख सकता है। कार कचरा करने वाला, रास्ते से कचरा हटाने वाला आदमी भी एक अच्छा जीवन वहां जी सकता है, उसको भी सम्मान से देखा जाता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये मूल्य बहुत अच्छे से बोए हुए हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। हमारे वहाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये काम हल्का काम है, ये काम थोड़ा ज्यादा है, और इसी के कारण हम दूसरों से भेदभाव करते हैं। हकीकत में काम 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 होता है, उससे किसी का जाति धर्म जुड़ा हुआ नहीं है, बट हम काम से लोगों को जोड़ के उनको हीन मानते हैं, उनको हल्का मानते हैं, जिससे हमारे अंदर भी वो एक अलग से एक मनुष्य को देखने की समझ पैदा होती है, जिससे जिससे वो हमें बांटती है, डिवाइड करती है। और कुछ लोग ऐसा करवाना भी चाहते हैं ताकि वो हम पे रूल कर सके। तो काम के लिए कभी हमें किसी को काम के हिसाब से कभी किसी की गिनती नहीं करनी चाहिए। काम सबका एक अच्छा ही होता है और हर काम अच्छा होता है, ये हमें हमेशा मानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं एक और चित्र आपको दिखाता हूँ। चलिए, बढ़िया, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप देख सकते हैं ना देश में कई बार क्या कैसी हालात होती है। जरा आप पहले चित्र के बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम बात करते हैं। है ना, सहिष्णुता, समूह में रहना, बहुत बढ़िया। अनेक संप्रदाय के लोग साथ है, बहुत अच्छा आरती जी, है ना। कुछ करने से पहले बड़ों का सुझाव लेना, अच्छा रिंसी जी, पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है आपका। अनेक जाति के लोग एक साथ रहना, ठीक है। देखिए अब क्या है ये दीपा जी, कि हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय के लोग तो है, ठीक है, और हम ऐसा कहते हैं, हम हमारी प्रतिज्ञा में ऐसा पढ़ते हैं कि भारत एक बिन सांप्रदायिक देश है, मतलब यहाँ संप्रदायवाद नहीं चलता है, ठीक है। फिर भी हम ये देख पाते हैं कि कई बार हमें ऐसे न्यूज सुनने को मिलते हैं, ऐसी घटनाएं हमारे सामने होती है, देखने को मिलती है कि जिसमें संप्रदाय का फैलावा हो रहा है और भेदभाव किया जा रहा है और फिर एक दूसरे को तोड़ा जा रहा है। तो ये हमें बहुत जरूरी है समझना कि हमारे गांव में, हमारे क्लासरूम में, हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मन में किसी भी तरह का ये भाव नहीं चाहे कि मैं इस संप्रदाय से हूं तो इसलिए मुझसे इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, या मैं इस संप्रदाय से हूं तो मुझे ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। अगर ये व्यवहार बच्चा बचपन से अपने क्लासरूम में, अपने गांव में, अपने परिवार में, कैंपस में देखता है, तो तभी से वो डिवाइड जो है ना, भेदभाव का बीच लगना शुरू हो जाता है। तो अनुव्रत का जो चौथा व्रत है वो ये है कि सांप्रदायिक सद्भाव, मतलब सभी से सद्भाव है, सभी का स्वीकार्य है। वो भारत एक ऐसी धरती है उस जिसमें हमने सभी धर्मों का स्वीकार किया है, ठीक है। तो सभी धर्म के लोगों को समान प्राथमिकता देना, बढ़िया रिया जी, है ना। और किसी को धर्म के आधार पे अलग नहीं करना, या फिर किसी को भड़काना भी नहीं, है ना, कि हम भड़का के अपना काम करवा ले और भड़का के तनाव पैदा कर ले, भड़का के लड़ाई करवा ले, दंगा करवा ले,
ऐसा कुछ नहीं। अनुव्रत नंबर 4 कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो हमारे आसपास भी कई बार देखो, ज्यादातर ये जो भेदभाव और ये सब होता है ना, वो सुनी हुई बातों से होता है, हमने देखा नहीं होता है, बट सुन के हम सब लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर भेदभाव खड़ा हो जाता है। हाँ, ध्यान रखना जरूरी है स्वयं का, अपने परिवार का, और सचेत और जागृत रहना भी उतना ही जरूरी, बट साथ में सांप्रदायिक सद्भाव भी रखना बहुत जरूरी है। हमें धार्मिक उत्तेजनाएं फैला के लोगों को बांटना भी नहीं है और लड़ना भी नहीं। चलो बढ़िया। तो अनुव्रत में जो जो बात की गई है वो ऐसे ऐसे नियम है जिससे हमारा चरित्र और बलवान होता है। और एक चित्र में आप लोगों को दिखाता हूं। चलिए, क्या दिख रहा है? समझाए जरा आप लोगों को क्या दिख रहा है चित्र में? चैट बॉक्स में लिखिए। खजाना, हाँ तनुज जी, खजाना है, खजाना। परिग्रह नहीं करना, परिग्रह परमाणु रखना। बहुत अच्छा रिंसी जी है ना, परिग्रह करना ऋषि जी, सही बात है। अपरिग्रह जिसे कहते हैं। प्रियंका जैन कह रही है खजाना, ठीक है। किसी की चीज की अति खराब होती है। बहुत बढ़िया भारती जी। तो ज्यादा चीजें नहीं रखना चाहिए। हाँ देखो, जितनी ज्यादा धन होता है उतना वो आदमी घूम नहीं सकता है। वो जहां भी जाता है उसको चिंता रहती है कि घर पे ताला बरोबर लगाया था कि नहीं लगाया था, अरे मैं घर पे नहीं रहूंगा और चोर आ जाएंगे तो, अरे वो कबाट की चाबी मैंने कहाँ रखी है, अरे वो बीवी को भी पूछता है तूने देखी रखी थी ना ठीक से, ठीक है। तो परेशानी रहता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ठीक है। तो हमें जितना जरूरत है उतना हमें संग्रह करना है, ज्यादा नहीं करना है। गांधी जी क्या कहते थे कि ये धरती के पास आपकी जरूरत के लिए जो भी चाहिए वो उपलब्ध है, पर आपकी लोभ और लालच के लिए ये धरती के पास इतना उपलब्ध नहीं है। तो हमें जरूरत के हिसाब से करना है, अपरिग्रह, है ना, अपरिग्रह की बात। तो धन संग्रह या हम अपने धंधे के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम धरती को ही चूस लेंगे तो फिर धरती हमें आगे जाके क्या देंगी? जो अंडा देने वाली मुर्गी है वो नियमित रूप से अंडा दे रही है, बट इतनी लालच है, इतनी लालच है कि हम मुर्गी को ही काट डालेंगे तो कैसे होगा? ऐसा एक स्टोरी है। तो हमें ये समझना है कि हमें संग्रह नहीं करना है, जरूरत के हिसाब से करना है। बहुत अच्छा, सबने सही लिखा है। खाने की सीमा लिमिट से ज्यादा रखना है ना। किसी भी चीज की अति एक रोग है, किसी भी चीज की अति एक जहर है, पॉइजन है। तो कुछ भी ऐसा अति नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें नुकसान हो, परिवार को नुकसान हो, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने सही बताया, आप लोग सही से ये व्रत को अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसा आपके फीडबैक से, चैट बॉक्स में लिखने से मालूम पड़ता है। तो आप सभी के लिए तालियां। बट इसके लिए करना क्या है? खुद के ऊपर अनुशासन करना है। मैं चेक करने नहीं आने वाला हूं कि ये व्रत का पालन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई और पड़ोसी भी चेक करने नहीं आएगा, हम खुद तय करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक और चित्र बताता हूँ। जरूरत से ज्यादा खर्च करने पर भी चीजें नष्ट हो जाएगी। हाँ, तो सेविंग तो करना ही है। सेविंग नहीं करेंगे, जितना पैसा आया उतना ही हम खर्च कर देंगे तो भी नुकसान है। संग्रह करना है, जरूरत के हिसाब से करना है। बहुत अच्छा नीति जी। चलिए बढ़िया। तो आप सभी बहुत अच्छे से भाग ले रहे हैं इसमें, मुझे बहुत खुशी हो रही है और इससे हमारी समझ भी बन रही है। व्यवहार में
क्या समझ में आ रहा है इस चित्र से? क्या कर रहे हैं ये दो सज्जन आपके हिसाब से? ये दो सज्जन क्या कार्य कर रहे हैं? जवाब आया है, भारती जी ने पहचाना है मिलावट, एक दूध में पानी मिक्स कर रहा है। रिंकी जी बढ़िया, तो आपने देख लिया ना कि ये मिलावट हो रही है। अब मिलावट वाला मिलावट तो कर देगा, सामने वाला ग्राहक भी वो लेके चला जाएगा, बट मिलावट वाले को पूरी जिंदगी याद रहेगा कि उसने मिलावट की है, क्योंकि अंतरात्मा जो है वो कभी गलत को स्वीकार ही नहीं करता है। वो उसका अंतरात्मा तो उसको बार बार, अंदर का जो कैमरा है ना वो इतना तेज होता है कि वो चलता ही रहता है और बार बार हमें सुई लगाता है कि ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। तो अनुव्रत नंबर 6 जो है वो अंतरात्मा की बात सुनते हुए मिलावट करना, चोरी करना, ये सब गलत है, वो हमें कहता है। क्लियर हो रहा है सभी को? है ना? कई बार होता है कि हम अपने लाभ के लिए, लोभ के लिए, छोटे से फायदे के लिए ये सब कर लेते हैं, बट अंतरात्मा तो पकड़ ही लेता है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। दूसरा एक वीडियो, दूसरा एक फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सी घटना हो रही है? चोरी। हाँ, चोरी हो रही है। अब चोरी करने वाले में भी होता है ये है कि वहां कैमरा नहीं लगा होता है, तो चोरी करने वाला चोरी तो कर लेता है, बट अंतरात्मा का कैमरा तो बहुत सॉलिड चालू होता है, तो वो तो उसको पता ही रहता है। तो अनुव्रत नंबर 6 जो है वो ये है कि मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, चाहे कोई भी प्रोफेशन और कोई भी व्यवहार हो, मैं प्रामाणिक रहूंगा। इससे मेरा चरित्र क्या है और ज्यादा मजबूत होगा। अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है ना, दूसरों का नुकसान नहीं करूंगा, और छल युक्त व्यवहार नहीं करूंगा। छलना नहीं है, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी है। अब मान लीजिए कि वो मिलावट वाला पानी डाल रहा है दूध में, और वो पानी किसी गंदी जगह से है, तो वो तो रोग भी पैदा कर सकता है। चीनी में वो कुछ और डाल देगा, चीनी का वजन 1 किलो हो जाएगा, बट वो चीनी में कुछ और डाला है, उससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है ना? तो ये बहुत गलत बात है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। बढ़िया, आप लोगों ने सही पहचाना, लड़की चोरी कर रही है। बहुत अच्छा। चलिए मैं अगला एक आप लोगों को चित्र दिखाता हूं। क्या समझ में आ रहा है? हमारा जिनसे भी शादी विवाह हुआ है, एक व्यक्ति तक हमें अपने आप को सीमित रखना है। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, मारना भी नहीं है, और क्योंकि मीडिया जो है वो अब बहुत जगह उपलब्ध है और बहुत सारी बातें चलती है, मूवीज भी देखते हैं, है ना? तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहे, पर स्त्री सेवन नहीं करना है। हाँ एग्जैक्टली, दूसरे की स्त्री को नहीं पकड़ना है और दूर रहना है। ठीक है, अपने आप पे काम करना है, ये अनुशासन हम खुद बनाएंगे। बहुत अच्छा। और एक चित्र मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जो ये अनुव्रत नंबर 7 है, चरित्र का इसके ऊपर असर पड़ता है। चलिए, क्या समझ में आ रहा है ये चित्र से?
क्या समझ में आ रहा है? नशे से दूर रहना। अब होता क्या है कि ये जो मीडिया है, ये मीडिया आजकल बहुत फैल गया है। तो मीडिया में हम बहुत सारे मूवीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, खासकर जब बच्चे, मतलब ये हम जिस अनुवृत्ति सही व्रत की हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा हम बच्चों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि ये सारी बातों का जो बात है, जो वचन है, जो व्रत है, उसको जीने में लाए जाए तो बच्चे बचपन से ही अपने आप को और ज्यादा मजबूत चरित्र के साथ पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। स्मोकिंग नहीं करना, ड्रिंक नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, नशा नहीं करना। बट होता क्या है कि ये हमें घर पे तो कोई देने आता नहीं है। देखिए, ये समझना हमें जरूरी है। चाहे वो हम ब्रह्मचर्य तोड़ना चाहे या फिर कुछ भी, तो ये कभी घर पे कोई देने आता नहीं है। होता क्या है, घर पे हमारे पास होता है मोबाइल। तो मोबाइल में हम मूवीज देखते हैं, मोबाइल में हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मोबाइल में हम वेब सीरीज देखते हैं। तो ये सब देखते हुए उसमें जो हीरो है, जो हीरोइन है, वो जिस तरह का एक्टिंग करती है, जिस तरह के साधनों का उपयोग करती है, तो उससे हम क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो जब हम प्रभावित हो जाते हैं और जब यंग एज होती है, जो तरुण अवस्था के जो बच्चे होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं कि जब उनको देखते हैं, अभी वो हीरो है तो वो बाइक पे से गाड़ी चला रहा है और पीछे से उसने जो शर्ट पहना है वो पीछे से पवन के कारण एकदम पीछे से एक बलून जैसा बन गया है, तो वो उसको बहुत क्या बोलते हैं, एक्साइट करता है, प्रभावित करता है। उसको भी ऐसा मन होता है। फिर वो ग्लास पहनता है, हाथ में एक सिगरेट रखता है और फिर वो हवा में धुआं उड़ाता है। तो तरुण अवस्था में होता क्या है कि बच्चे ये सब देखते हैं ना, तो उनको एक नया रोमांच मिलता है, एक्साइटमेंट होता है। तो उसके कारण क्या है, वो उसकी तरफ खींचते हैं। कोई हमें घर पे रहने नहीं आता है, बट हम खुद वो मोबाइल के माध्यम से उसके पास खींचते हुए जाते हैं और फिर हम वो प्रयोग करने लगते हैं। अरे एक सिगरेट में क्या जाता है, पी लो ना, एक सिगरेट में क्या जाता है, अरे एक बार खैनी खा ली, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और ऐसे करते 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 वो बच्चे फिर आदत में आ जाते हैं। और फिर बचपन में, मतलब टीनेज में जब ये सब लग जाता है ना, एडिक्शन हो जाता है, व्यसन, तो फिर वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर वो छूटता नहीं है, वो शरीर के साथ ही फिर जाता है। बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट होती है, उनको अलग जगह रखना पड़ता है, उसके बाद वो मुक्त होते हैं। बट ये ऐसा करने का अवसर ही ना है, ये अच्छी बात है। बट बच्चों को, खासकर शाला में जो बच्चे हैं, उनको इस बारे में अच्छे से जानकारी देनी है, उनको अच्छे से प्रोत्साहित करना है कि ये सब क्या कर सकता है। ये पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके धंधे को बिगाड़ सकता है, आपको देवादार बना सकता है, आपके संबंध जो है, पारिवारिक संबंध जो है, कौटुंबिक जीवन है, उसको छिन्न भिन्न कर देता है। आपके जो बच्चे होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि जिनके बच्चे, जिनको ये व्यसन था, उनके बच्चे मतलब रास्ते पे आ गए, उनको देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि माता या पिता को इतना व्यसन था कि वो कुछ नहीं कर पाए, जल्दी से जिंदगी खो देते हैं। तो ये सब उसके कारण है। शुरुआत में, युवा अवस्था में इन सभी चीजों का पता नहीं चलता। बच्चे, टीनेजर जो है ना, वो अपने मौज के लिए ये करते हैं, बट कब ये आदत में बदलाव हो जाता है और ये अपने खुद को कितना नुकसान पहुंचाता है, उसका अंदाज लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये, इससे हमें बचना है। तो अगर मोबाइल का माध्यम भी आता है, मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीरीज देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बट कौन सी आदत लेनी है, कौन सा अपनाना है, वो तो हमें अपने विवेक से ही तय करना पड़ेगा। खासकर टीनेज के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें इतना विवेक डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए वो जल्दी से इन सारी चीजों में भ्रमित हो जाता है। तो शिक्षक की यहाँ जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है कि ये अनुव्रत नंबर 8 जो है ना, व्यसन मुक्ति के बाद, वो बच्चे को घोल घोल के पिलाए। हमारे गांव का हर एक बच्चा जो है ना, वो व्यसन मुक्त होना चाहिए। एटलीस्ट हमारे क्लास का तो हर एक बच्चा व्यसन मुक्त होना चाहिए। और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो हम शिक्षक के रूप में करेंगे। तो ये हमें तय करना पड़ेगा, है ना। और हम खुद तो बचे ही रहेंगे, क्योंकि
ये आदत ही इतनी गलत है। कई बार इसको स्टेटस भी कहा जाता है कि भाई समाज में एक पदवी पे आप आ गए, उसके बाद ये सब करना पड़ता है, तभी आप लोग आपकी बात सुनते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चरित्र अगर मजबूत है ना, दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आपकी बात सुननी पड़ेगी। चरित्र ही सब कुछ है, और चरित्र के साथ ये सारी चीजें बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ लोगों के ऊपर अपना रौब जमाने के लिए ज्यादातर लोग यूज करते हैं। जो भाई लोग होते हैं ना, वो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको अनुव्रत संस्कार जो है वो बचपन में मिले ही नहीं है, इसलिए वो भाई बन गए। तो हम में से कौन चाहेगा कि हमारे क्लास में से आगे जाके कोई बच्चा इस तरह की प्रवृत्ति में जुड़े? कोई नहीं चाहेगा। तो हमें ये अनुव्रत उनको देना है। ठीक है, सही कह रहा हूं मैं? मूवी देखिए अर्चना जी, मूवी देखने से बच्चे को बचा नहीं सकते है, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति के पास मोबाइल रहना है। हमें विवेक को विकसित करना है कि क्या सही है क्या गलत है, वो समझ को हमें बच्चों में उसका आरोपण करना है, उसको डालना है। और इसीलिए हमें चित्र सामने रखने हैं कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तुम तय करोगे तुम्हें अपने जीवन से क्या करना है। आप हर एक बच्चे के पीछे नहीं घूमेंगे। आपकी क्लास में 50 बच्चे होंगे, तो क्या आप 50 बच्चों के पीछे भागेंगे? नहीं भागेंगे। हमें शिक्षक के रूप में बताना है सच्चाई, ये है, तुम तय करो। इससे नर्क में जाओगे, इससे स्वर्ग में जाओगे, तय करो। और याद दिलवाओ, तो बार बार याद दिलवाओ। फिर एक उम्र बन जाएगी, एक समझ बन जाएगी, फिर वो अपने आप नहीं करेगा। बट जब तक नहीं बनी है समझ, तब तक तो हमें प्रयत्न करते ही रहना है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, अच्छी बात है। आपको कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। चलिए, तो मादक पदार्थों का शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा, ना करूंगा, ना करने दूंगा। शिक्षक का तो यही मंत्र होना चाहिए, ना करूंगा, ना करने दूंगा, ना व्यसन करूंगा, ना व्यसन करने दूंगा। ये मंत्र हमारा होना चाहिए, तभी हम अनुव्रत 8 को जीते हैं, ऐसा हम कह पाएंगे। ठीक है, और आपने अपनी कक्षा में ये साबित कर लिया ना, तो देखिए आपके क्लास के बच्चे दूसरे क्लास के बच्चों के लिए, दूसरी स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का माध्यम बन जाएगा। किसी का आवाज अनम्यूट हो गया है। चलिए बढ़िया। तो क्या हम सही जा रहे हैं? सब लोगों को कैसा लग रहा है? अनुव्रत लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्या कहते हैं सभी लोग? चैट बॉक्स में जरा बताइए। हम देखें तो क्या जवाब दे रहे हैं आप सब। पुष्पा जी लेना चाहिए, ठीक है, लेना चाहिए, बढ़िया, लेना चाहिए, सही है। सुरेखा जी लेना चाहिए, मनोज जी बिल्कुल लेना चाहिए, नवीन जी बढ़िया, सुनीता जी, अभिषेक जी, रेखा जी बढ़िया, लेना चाहिए सर। सभ्य जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी। बहुत अच्छा रुचि जी, बहुत बढ़िया। तो ये धरती को बनाए रखते हुए जीने के लिए अनुव्रत ही मूल मंत्र है सर, पहले से ही लिए हुए हैं। क्या बात है सर जी, बहुत अच्छा, लेना चाहिए विशाखा जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप सब इसमें सहभागी हो रहे हैं, और एक शिक्षक के रूप में हमें आपसे इसका पालन करना ही करना है। और जब भी मतलब देखो, जितना जिएंगे ना उतना हमें ये याद रखना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हमारे आचरण में आ जाएगा। तो हम जीते हुए ही उसको व्रत में घोषित कर देंगे। चलिए बहुत अच्छा। एक और चित्र मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको बताना है कि ये क्या है। अब देखिए क्या समझ में आ रहा है। चलिए, क्या समझ में आ रहा है? ज्यादा फैक्ट्री लगाओगे, ज्यादा पेड़ काटोगे, ज्यादा धरती को उज्जड़ करोगे, तो
श्वास लेने में दिक्कत होगी, प्रदूषण बढ़ेगा। जैसे दिल्ली में हमें ऑड इवन करना पड़ता है कि एक दिन तुम गाड़ी लोगे, एक दिन मेरी गाड़ी चलेगी, है ना। तो समय ऐसा आएगा कि इतना प्रदूषण फैल चुका होगा कि एक दिन ये घर वाला बाहर निकलेगा, एक दिन ये घर वाला बाहर निकलेगा, और फिर ज्यादा फैल गया तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, सीधे ऊपर ही चले जाएगा। तो समझना ये है ना। आपने देखा होगा ना, दिल्ली में ऑड इवन लगता है, प्रदूषण इतना फैल चुका है कि एक दिन ये नंबर वाली गाड़ी निकलेगी, दूसरे दिन ये नंबर वाली गाड़ी निकलेगी। इस तरह से वो पर्यावरण हवा अच्छी रहे इसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये क्या है कि हम अपने स्वार्थ के लिए धरती को इतना हमने यूज कर लिया है, हमने धरती ने हमें जितना दिया है उतना हम धरती को वापस नहीं दे रहे हैं। इसके कारण धरती उज्जड़ होती जा रही है, धुआं फैलाती जा रही है, और इसके कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और ज्यादा परेशानियां हो रही है। बहुत सारे नए नए रोग अस्तित्व में आए हैं जो पहले नहीं थे, बट ये सब इसके कारण है क्योंकि हमने धरती को धरती जैसा नहीं रहने दिया है। तो उसका एक ही आंसर है, एक ही जवाब है, वो है पर्यावरण की सुरक्षा करना। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। हमारी स्कूल में हमें जहां भी खुली जगह है, जैसे ही शाला खुलती है, एक शिक्षक को एक व्रत के रूप में पहल करनी है कि पूरी स्कूल का जो पर्यावरण है उसमें वृक्ष ज्यादा रहे, पौधे लगाए, उसको पानी से सिंचन करे, विद्यार्थियों को वो काम सौंपे, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए, जवाबदार बनाए और ये काम करवाए। गांव में भी जहां जहां जगह है, आपको पता है पिछले 10 वर्ष में भारत में 30 लाख हेक्टेयर नए वृक्षों का सृजन भी हुआ है। नए नए रास्ते बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पेड़ काटे भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं काटा है, बस जहां खुली जमीन थी वहां 30 लाख हेक्टेयर नए वृक्ष का सृजन हुआ है, नए जंगलों का निर्माण हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने गांव में जहां जहां खाली जगह दिखती है वहां सरपंच से बात करके जैन शिक्षा समृद्धि का हर एक शिक्षक जो है वो पहल करे, और जब भी मौका मिले एक वीक में एक दो अभी बारिश का भी ऋतु है तो अभी से लगाएंगे, जड़ भी मजबूत हो जाएंगी और पौधे खिलेंगे। आपको आप पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा, आपको भी एक अच्छी सी छाव मिलेगी। अपने घर के आगे नीम का एक पेड़ तो होना ही चाहिए। आप तो गांव में रहते हैं, आप सभी को पता ही है, पर और भी ज्यादा जितने भी इस तरह के बनियन ट्री है, वर्ड है ना, वो जितने भी इस तरह के बड़े बड़े पेड़ है लगा सकते हैं तो वो लगाने चाहिए, और शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। और हमारे क्लास के बच्चों को तो ले ही जाना चाहिए। जैसे ही स्कूल खुलती है एक पूरा वीक पौधे लगाने का ही काम होना चाहिए। गांव के आसपास हरियाली ही हरियाली हो। जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हम बच्चों के लिए ये काम करेंगे, ये हमें तय कर लेना है, ठीक है। तो और क्या है कि व्रत सिर्फ बोलने से नहीं, व्रत है ना करने से ही ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये हम सब करेंगे। तो इसी के साथ हाँ, कितने लोग, हाँ, एक और पर्यावरण बचाया जा रहा है, दूसरी ओर उसे क्षति पहुंचाई जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बढ़िया, आप सभी ने आंसर दिए हैं उसके, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़िया। तो हमें देखिए, हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना है। हम दूसरे जो कर रहे हैं उनकी हम निंदा कर सकते हैं, बट निंदा करने से पर्यावरण को फायदा नहीं होगा। हमें ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं पर्यावरण से। जो कर रहे हैं दूसरे उनको करने दो, हम क्या कर रहे हैं ये हमें सोचना है। और हमें अपने गाँव में पेड़ पौधे लगाने हैं, दूसरे करे कि नहीं करे वो नहीं। निंदा करने में बहुत आसानी से कर सकते हैं, समय भी चला जाएगा, बोल के हम शांत भी हो जाएंगे, बट उससे पर्यावरण का फायदा नहीं होगा। हवा में से कोई पौधे लगने वाले नहीं है, पेड़ खड़े होने वाले नहीं, वो काम तो हमें ही करना है। जैन शिक्षा समृद्धि का शिक्षक पौधे लगाएगा, गांव में हरियाली लाएगा, पक्षियों को दाना खिलाएगा और एक समृद्ध जीवन जिएगा। तो ये बात मुझे आपके सामने रखनी थी, ये अनुव्रत ही सही व्रत के द्वारा। तो चलिए, तो आज का मेरा ये सत्र यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोगों को कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और आगे के, हाँ, कैसा लगा आज का सत्र जरा बताएं मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से।
हमें याद रखना है ये चरित्र निर्माण का काम है, राष्ट्र का चरित्र निर्माण कर रहे हैं अनुव्रत के नियमों का पालन करते हुए। ये लघु व्रत लेंगे, हम अपने जीवन को और मजबूत बनाएंगे और ज्यादा चरित्रवान बनाएंगे। बहुत बढ़िया। तो हमें ये व्रत लेना है और हमारे क्लास के बच्चों को भी ये व्रत दिलवाना है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। ठीक है। अनुव्रत लेना, अनुव्रत के लिए कोई एक ही धर्म के लोग ये व्रत ले सकते हैं ऐसा नहीं है, सब ले सकते हैं। मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं, दुनिया का हर एक व्यक्ति ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा मानव बनने में बहुत मदद करते हैं, मानव धर्म को पालन करने में ये बहुत मदद करते हैं। चलिए बढ़िया, आप सभी ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा। किसी का कोई सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है, और सवाल नहीं है तो मैं आगे की गतिविधि के लिए हमारे अपने साथी मित्र नीरज जी को अनुरोध करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर और हमारे सभी पार्टिसिपेट के लिए। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक था कि अणुव्रत ही सही व्रत है। अणुव्रत से मतलब जैसा कि अभी प्रशिक्षण के माध्यम से आप सभी ने देखा कि छोटे छोटे नियमों से है। वो नियम जैसा कि सामने हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर्यावरण सुरक्षा से हो सकता है, भौगोलिक सुरक्षा से हो सकता है, जल संरक्षण से हो सकता है, व्यसन मुक्त से हो सकता है। तो इनसे संबंधित हम छोटे छोटे नियम लेके अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, और हमें स्वयं ही नहीं लेना है, हम ये नियम दूसरों को दिलवा भी सकते हैं। यदि कोई पेड़ काट रहा है तो हम उन्हें छोटा सा नियम दिलवाएं कि भाई आप पेड़ मत काटो, पेड़ काटोगे तो उसके ये साइड इफेक्ट हैं, या कोई जल को बर्बाद कर रहा है, पानी को बर्बाद कर रहा है, नल खुला छोड़ रहा है, तो उसे भी हम नियम दिला सकते हैं कि नहीं, यदि ये छोटा सा नियम लो आप कि कभी भी आप जल को बर्बाद नहीं करोगे। जल को बर्बाद करने से मतलब है कि कभी तुम पानी की जो पानी की टोंटी है उसको तुम खोल के नहीं छोड़ोगे, और जितना उपयोग है उतना ही आप पानी का उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से अणुव्रत के माध्यम से हम हमारे जीवन में और दूसरे सामने वाले के जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। और जैसा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी अंत तक जुड़े रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में हमारे समकित सर आप सभी के लिए पर्सनल नंबर पर एक फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उसमें समय रहते हुए समय पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर से सबमिट करें। और मैं अंत में अपने प्रशिक्षक वैभव सर से कहूँगा कि मंगल पाठ की स्लाइड शो करें, और मंगल पाठ के तदुपरांत हम प्रशिक्षण का समापन करेंगे। मंगल पाठ के लिए हम सुलेखा जी को बोलेंगे कि वो मंगल पाठ करवाए। जी सुलेखा जी पढ़ पा रहे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करें और हम सभी सुलेखा जी के साथ में मंगल पाठ पढ़ेंगे। जी सभी प्रशिक्षणार्थी अपने हाथ जोड़ लेंगे। सुलेखा जी पढ़ पा रहे हैं सर? चलिए कोई बात नहीं, मैं मंगल पाठ में पढ़ रहा हूँ और सुलेखा जी हमारे साथ, सुलेखा जी नहीं सारे नवीन जी, हाँ नवीन जी ने हैंड रेज किया है, नवीन जी पढ़ेंगे। नवीन जी आप पढ़िए। जी। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते शब जग जान लिया, शब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्मा क्या उसको स्वाधीन कहो,
भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। जय जिनेन्द्र। जय महावीर जिनेन्द्र, बहुत भगवान बढ़िया, महावीर भगवान। एक वापिस मैं आप सभी को रिमाइंडर करवा दूं, 21 दिन को सुबह 7 बजे योग कक्षा में हम साथ में मिलेंगे और अगले आउटपुट सेशन में हम अपने परिवार के साथ जुड़ेंगे। दोनों का कम्युनिकेशन ग्रुप में नियमित रूप से आप लोगों के साथ होता रहेगा। आप सभी को परिवार को अभी से याद करवा देना है ताकि 21 जून और अगले आउटपुट सेशन के लिए वो पहले से अपने समय का आयोजन कर सके। तो सभी को छोटे छोटे नियमों की अवधारणा को लेते हुए, पानी बचाते हुए, बिजली बचाते हुए, कूड़े को कूड़ेदान में फेंकते हुए, छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए अनुव्रत को अच्छे से करने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, जय भारती।